चलिए हम लोग करेंट अफेयर पढ़ते हैं। जो करंट अफेयर्स है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए करंट अफेयर जो होता है आपके लोअर पीसीएस के लिए, सभी एग्जामों के लिए जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है। अब देखिए हम लोग छोटा से करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे, और क्योंकि करंट अफेयर भी जो होता है बीच बीच में पढ़ते रहिए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के ख्याल में करंट अफेयर जिसका अगर 10 प्रश्न होता है, उसमें अगर 10 प्रश्नों में जो होता है 5 प्रश्न जो होता है करंट अफेयर का सही हो जाता है तो प्लस पॉइंट उसका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको जो होता है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 का जो डाटा आया है, तो इसमें देखेंगे जारीकर्ता कौन है। तो जारीकर्ता आपका जो होता है RSF, जिसे कहा जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, जारीकर्ता का नाम है RSF, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, इस जारीकर्ता का नाम। भारत की रैंक के जो होता है 197 है। 180 देशों में 157वें स्थान पर भारत है। बहुत अत्यंत गंभीर है, वेरी सीरियस श्रेणी में होता है। ठीक है, और प्रथम स्थान जो होता है नॉर्वे का है। स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे का है। अंतिम जो स्थान जो दिखाई देगा वो इरिट्रिया का होता है। इरिट्रिया जो होता है अंतिम स्थान पर है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। 2025 में भारत की जो रैंक थी 191 थी। ठीक है, 191वां स्थान था। देखिए मतलब भारत की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में और भी स्थिति खराब हो चुकी है। ठीक है, और आप देखते हैं बार बार सभी लोग जानते हैं, एक नाम लेते हैं गोदी मीडिया। अब देखेंगे ये तो और सूचकांक खराब तो करता चला जा रहा है। ठीक है, जो चौथा स्तंभ हमारा है वो और ख़राब करता हुआ चला दिखाई दे रहा है। चलेंगे हम लोग। भारत की रैंक 2025 में 191 थी, जो घटकर 197 हो गई है, अर्थात 6 स्थान की जो होता है गिरावट आ गई है। ठीक है, 6 स्थान की। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतनी स्थान गिरना जो होता है ये दर्शाता है कि जो होता भारत की जो स्थिति प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्रिकेट अपडेट में जो होता है बहुत खतरनाक अपडेट बता रहे हैं आपको कि आयरलैंड ने जो होता है इतिहास रचते हुए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की 2 मैचों में जो होता है T20 सीरीज से जो होता है 2-0 से जो होता है हरा दिया है। 2 मैच खेला आयरलैंड ने, दोनों जो होता बहुत बुरी तरह से भारत को पीट दिया। ठीक है, देख रहे ईशान किशन, संजू सैमसन 0-0 पर जो होता है आउट होकर चले गए थे। तो स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी क्रिकेट में। वहीं पर जो था भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जो था ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो था हार का सामना करा। पुरुष में जो होता आयरलैंड ने हरा दिया, और जो होता है भारतीय टीम महिला क्रिकेट को जो होता है ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो होता हारना पड़े। ये प्रश्न जरूर पूछेगा। ठीक है, जिससे भारत क्या करेगा, ICC महिला T20 कप और विश्व कप 2056 जो होता है 2026 का सफ़र क्या हो गया, यहीं पर समाप्त हो गया। भारतीय क्रिकेट के लिए आज का दिन जो होता है सबसे निराशाजनक है गिना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हरा दिया महिलाओं को, और पुरुषों को जो था आयरलैंड छोटी सी टीम हरा दी। ठीक है, चले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा। 10वां देश आधिकारिक समझौते पर सेवा लाइव होने के बाद ग्रीस भारत का UPI अपनाने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया। नोट करेंगे, ये प्रश्न जो होता है लोअर PCS में 100% आएगा कि ग्रीस जो होता है भारत में UPI जो था अपनाने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है, 10वां देश बन गया है। वैश्विक नेटवर्क में ग्रीस से पहले सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया, ठीक है, इसे हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ पर हमने रखा है क्रम में, देख लीजिएगा कि UPI अपनाने वाले देश का क्रमवार देखिए। सिंगापुर ने अपनाया है, फिर संयुक्त अरब अमीरात ने अपनाया, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया और ग्रीस। याद रखिएगा, इन 10 देशों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये 10 देश जो होते हैं ये प्रश्न में आता है इनमें से कौन से UPI नहीं अपनाया, कौन सा देश UPI नहीं अपनाया। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 10वां देश कौन है जिन्होंने UPI को अपनाया है, तो ग्रीस है 10वां देश। ठीक है, 10 देशों ने अपनाया थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, गलत नहीं होना चाहिए आपका प्रश्न। ठीक है, करंट अफेयर में।
तो 10वां देश पूछेगा तो ग्रीस होगा। ठीक है, यूपीआई विकास नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। यूपीआई का विकास कौन करती है? नेशनल पेमेंट्स ठीक है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में जो होता है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के माध्यम से जो होता है किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो होता है इसका विस्तार एनपीसीआई के माध्यम से, एनपीसीआई के माध्यम से। ठीक है, मतलब वही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। आगे चलें। हाँ, थोड़ा से विकल्प देखेंगे हम लोग। यहाँ पर करंट अफेयर में जो होता है चर्चा रहे, जैसे हमने करंट अफेयर पढ़ाया था तो उसका एमसीक्यू प्रश्न नहीं लिया था, एमसीक्यू प्रश्न नहीं हल किया था। आज हम एमसीक्यू प्रश्न पर जोड़ देंगे। जैसे फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? मुंबई, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, जयपुर। तो कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, भुवनेश्वर में हुआ था, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आगे देखेंगे प्रश्न इसमें बनाया गया है। मिस इंडिया 2026 का खिताब तब जीता किसने है? नंदिनी गुप्ता, सात्वी सतिजा सेल, मानुषी झिल्लर या सीनी शेट्टी। ये बार बार प्रश्न पूछता है मिस इंडिया वाला। ठीक है, इसे हमने 2 क्वेश्चन तैयार कर लिया, अर्थात सात्वी सतिजा सेल। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आप जान गए। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो होता है, दिल्ली तत्वबोध वित्तीय योजना का शुभारंभ किसने किया था? दिल्ली तत्वबोध वित्तीय योजना का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ तो बेचारे हट गए, ये तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसने किया दिल्ली संबोधन वित्तीय योजना का शुभारंभ? अर्थात सी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न, नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दे दिया? आपको ये पता है कि किस पद से थे? नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री थे, अब उन्होंने जो होता है राज्यसभा में भेज दिया गया है, तो मुख्यमंत्री से उनका जो होता है इस्तीफा हो चुका है। ठीक है, आगे चलें। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनेगा? बता सकते हैं? उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो होता है किस जिले में बनेगा? प्रयागराज, रोपड़, देहरादून या नैनीताल। कहाँ पर बनाया जा रहा है बता सकते हैं? हाँ, रोपड़, पंजाब में। ठीक है, नोट करेंगे। ग्लास ब्रिज जो होता है रोपड़, पंजाब में बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलें। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी पर जो होता बनेगा? तो उत्तर भारत का अभी बताया दें हमने कि रोपड़ में बनेगा, तो वहाँ पर कौन सी नदी है? अर्थात सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी पर। नोट करेंगे, सतलज नदी। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न, संशोधित उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे? प्रश्न जो होता अच्छा है, बताइए। संशोधित उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे? 50, 75, 100, 125। तो कितने हवाई अड्डे? अर्थात हाँ सही है, 100 हवाई अड्डे। ठीक है, आगे चलें। संशोधित उड़ान योजना में कुल कितनी राशि स्वीकृति है? कितनी राशि की स्वीकृति? जो संशोधित उड़ान है योजना में कितनी कुल राशि की जो तक स्वीकृति दी गई है? 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 28,840 करोड़ या 30,000 करोड़। तो कितना दिया गया? 28,840 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए, बहुविकल्पी दूसरे दिन तीसरे दिन बनाते हैं, जिससे आप पहले एमसीक्यू पढ़ लीजिए। नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के मामले किसे पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, याद रखना, किसको जो होता है प्रधानमंत्री रहने के मामले में किसे पीछे छोड़ दिया है? तो यहाँ पर देखेंगे जवाहरलाल नेहरू को जो होता है चर्चा में रहे, जवाहरलाल नेहरू को जो होता है छोड़ दी। लेकिन याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि मामले में किसे पीछे छोड़ दिया है, अब यहाँ
लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में किसे छोड़ दिया? तो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री जो होता है आप जानते हैं कौन थे? पवन कुमार चामलिंग। प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा समय तक जो होता पवन कुमार चामलिंग जो होता मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ पर तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सबको छोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पवन कुमार चामलिंग नाम दे दिया है। ये भी जो होता है मुख्यमंत्री पद पर हैं, इनको अभी सबसे लंबे समय तक इनको भी जो होता है प्रधानमंत्री मोदी ने छोड़ दिया। तो प्रश्न यहाँ से भी देखा जा सकता है कि प्रश्न कहाँ से बने, तो प्रश्न जो होता है यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पवन कुमार चामलिंग मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन सेवा दी थी? 8130 दिन, 8930, याद रखिएगा 8930 दिन जो होता उन्होंने सेवा दी थी। ठीक है, इनको जो होता मोदी जी ने पीछे छोड़ दिए। आगे चलें, लघु जल विद्युत योजना विकास योजना अनुमानित लागत कितनी है? 1585 करोड़, 1585 है, 2585 है, 3585 है, 4585। 585 तो कॉमन हो गया, लेकिन जो था लघु जल विद्युत विकास योजना की अनुमानित लागत कितनी रखी गई है ये आपको बताना है। तो बता दें 2585 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी लगा दीजिए। आगे चलें, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति किसके लिए दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी तक प्रश्न में नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति किसके लिए दी थी? अरुण शानबाग को, हरीश राणा को, अशोक कुमार को या राकेश सिंह को? तो आपको पता है हरीश राणा को। हरीश राणा को जो होता पहली बार जो होता सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी, हरीश राणा को, ऑप्शन बी। आगे चलें, जनगणना 2027 के लिए शुभांकर कौन है? आरव और आशा, प्रगति और विकास, भारत और भारती, नीति और प्रगति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2027 के लिए शुभांकर जो रखा गया है वो क्या रखा गया? प्रगति और विकास। ठीक है, प्रगति और विकास, ऑप्शन बी लगा दीजिए। भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह या पीयूष गोयल? तो बता सकते भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया है? अर्थात अमित शाह ने। ठीक है, प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य विषय क्या है? बता सकते हैं प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य विषय क्या है? भारत नेक्स्ट। क्या है? भारत नेक्स्ट, ऑप्शन बी, भारत नेक्स्ट। आगे चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो होता किसने बनी? सुप्रिया सुले नहीं, सुनीता पवार, अजीत पवार या देवेंद्र फडणवीस? तो कौन बने हैं? अर्थात सुनीता पवार। ठीक है, आगे चले, वायु प्रभा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? वायु प्रभा शक्ति योजना का कुल बजट क्या है? 5000 करोड़, 8000, 10,000 या 12,000 करोड़? कितने हज़ार करोड़ है? 10,000 करोड़। ठीक है, वायु प्रभा शक्ति योजना कितने वर्ष के लिए शुरू की गई है? तो आपको बता दें वायु प्रभा शक्ति योजना जो होता कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? तो कितने वर्ष के लिए शुरू की गई है? कोई योजना शुरू किया जाए तो 5 ही वर्ष के लिए ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन सी, 5 वर्ष। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मणिपुर के जो था एन बीरेन सिंह, युमनाम खेमचंद्र सिंह,
ओकराम एबोबी सिंह या योंगाम विश्वजीत सिंह। तो कौन बने हैं? खुमनाम खेमचंद्र सिंह, ऑप्शन बी। आगे चलें। भारत का पहला पर्वतीय सुरंग बेल्टवे किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला पर्वतीय सुरंग बेल्टवे जो होता है किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो आपको बता दें महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, भारत का पहला पर्वतीय सुरंग बेल्टवे महाराष्ट्र में। यह सुरंग किन दो स्टेशनों को जोड़ेगी? तो बता दें विरार और बोईसर। ऑप्शन ए, विरार और बोईसर को जोड़ेगी। आगे देखेंगे। 86वां AIPOC सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? AIPOC सम्मेलन कहाँ पर जो होता आयोजित हुआ था? भोपाल, जयपुर, लखनऊ, पटना। तो 86वां जो होता लखनऊ। आगे चले। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? मुंबई, बेंगलुरु, भारती मंडपम, नई दिल्ली या हैदराबाद। तो कहाँ पर हुआ था? ये तो आपको पता है, भारती मंडपम, नई दिल्ली में। ठीक है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट कहाँ पर आयोजन जो था किस मंत्रालय ने किया था? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? गृह मंत्रालय या मिट्टी या जो होता शिक्षा मंत्रालय या विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो मिट्टी मार दीजिएगा। इंडिया AI समिट का मूल मंत्र क्या था? इंडिया AI समिट का मूल मंत्र क्या था? पीपुल, प्लानेट और प्रोग्रेस, अर्थात P3। याद रखिएगा शॉर्टकट में, P3, पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस। समिट वैश्विक घोषणा पत्र का नाम क्या था? समिट के वैश्विक घोषणा पत्र का नाम क्या था? AI विजन, द 7 चक्र, द डिजिटल भारत या AI मिशन। तो समिट वैश्विक घोषणा पत्र का क्या नाम था? द 7 चक्र। नाम याद रखिएगा, द 7 चक्र। गलत मत करिएगा जो भी प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस पर जो होता है अमित शाह ने किस योजना का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश दिवस पर जो होता है अमित शाह ने किस योजना का शुभारंभ किया? एक जिला एक उत्पाद, ये तो पहले से था। एक जनपद एक व्यंजन, मुख्यमंत्री युवा योजना या स्वनिधि योजना। तो कौन सा? एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की थी। याद रखिएगा अमित शाह के द्वारा, एक जनपद एक व्यंजन। आगे चले। गणतंत्र दिवस 2026 के उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? बता सकते हैं? गणतंत्र दिवस 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? काशी की संस्कृति, बुंदेलखंड की संस्कृति, अवध का विरासत या ब्रज संस्कृति। तो इस बार जो था बुंदेल की संस्कृति थी, बुंदेलखंड की संस्कृति दर्शाया गया था। ठीक है। UIDAI के नए आधार शुभांकर का नाम क्या है? UIDAI के नए आधार शुभांकर का नाम क्या है? आधार मित्र, उदय, आधारू या मित्रा। तो क्या है? उदय। ऑप्शन बी, उदय। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली शामिल होने के बाद भारत की जो होता कुल प्रविष्टियाँ कितनी हो चुकी हैं? जब यूनेस्को में जो होता जब शामिल हुई दीपावली, तब जो होता शामिल होने के बाद कुल प्रविष्टियाँ भारत में कितनी हो चुकी हैं? तो बता दे रहे हैं 16।
नोट कर लेंगे, 16 प्रविष्टियाँ शामिल हो गई। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, देखेंगे थोड़ा से। अभी जो होता है विश्व एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया गया था। प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। शुरुआत 2017 में हुई थी, 17 में हुई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या, एमएसएमई में एसडीजी में योगदान को बढ़ावा देने के लिए। एसडीजी जानते हैं ना, 17 एसडीजी का लक्ष्य रखा गया है। इथोपिया चुनाव, प्रधानमंत्री अबी अल अहमद लगातार दूसरी बार जो होते हैं इथोपिया का चुनाव जीते, प्रधानमंत्री पद लिए हैं। याद रखिएगा, अली अहमद, नोट करेंगे, अबी अहमद, प्रधानमंत्री अबी अहमद। 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त, सम्मान का कारण इरिट्रिया के शांति समझौता था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, तीसरा है ऑपरेशन अमिस्तवाद। ठीक है, अमिस्ताद, ऑपरेशन अमिस्ताद के बारे में, ये वेनेजुएला के भूकंप के बाद भारत का पहला राहत अभियान है। सी जो होता है 17 विमान से मेडिकल टीम और 50 टन राहत सामग्री भेजी गई है। अमिस्टाड जता, अमिस्टाड का अर्थ होता है दोस्ती, अर्थात स्पेनिश शब्द है। अमिस्टाड का अर्थ क्या होता है, दोस्ती। ये कौन सा शब्द है, स्पेनिश में। ठीक है, आगे देखेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश इसका 27वां सदस्य बना था। इसकी स्थापना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना 2023 में हुई थी। उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ आदि का जो होता है संरक्षण करना। बांग्लादेश जो होता है इसका 27वां सदस्य बना है। स्काइडो कनाडा में पंजीकरण पाने वाली भारत की पहली जो होता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी बनी है। स्काइडो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी बनी है कनाडा में। नई पुस्तक जो होता है संस्कृत रत्न भंडार, भायो बयार इतिवृत्त, इसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। ये विषय असमिया लोक कला और संगीत पर आधारित है। नोट करेंगे। एक पुस्तक आता है, बहुत सारे पुस्तक जो आते हैं, लेकिन एक पुस्तक एग्जाम में आता है। तो जो यूनिक पुस्तक होती हैं लगभग सभी बच्चे नहीं कर पाते हैं। लगभग 15 से 20% हमने देखा कि जो बच्चे कर पाते हैं पुस्तक का नाम। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, संस्कृत रत्न भंडार, मायो बयार इतिवृत्ति। ठीक है, आगे चलें। एनसीईआरटी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान पुस्तक में 1975 के आपातकाल एक नया अध्याय जोड़ा गया है। 1975 के आपातकाल पर जो था एक नया अध्याय जोड़ा गया। आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 में हुई थी। नई वनस्पति प्रजाति, नई जंगल वैज्ञानिक जो होता बैगन प्रजाति मिली है जिसका नाम है सोलोनम, ठीक है, पेंडाई, सोलोनम पेंडाई। ये सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान में इसका स्थान, अर्थात इसका जो संरक्षण स्थान है इसका सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान में ये मिली है। आगे देखेंगे विजयनगर शिलालेख, सेचालम वन 16वीं शताब्दी के सम्राट सदाशिव के बारे में यहाँ पर मिलता है विजयनगर शिलालेख में। नोट कर लीजिएगा। वंदे मातरम 150 वर्ष पूरा हुआ। आयोजन इसका कहाँ पर हुआ? दुबई में। वंदे मातरम का आयोजन 150 वर्ष पर जो होता है इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आप जानते हैं, 1875 में। ठीक, बाद में आनंद मठ से जो था शामिल हुआ था, आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम, मूल रचना थी आनंद मठ। ठीक है, अब देखेंगे हम थोड़ा से प्रश्न देखेंगे। अभी यूएन कॉन्फ्रेंस 2026, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2026 हुआ है। एक नज़र में देखेंगे इसका आयोजन 8 से 10 दिसंबर 2026 को। मेज़बान देश में संयुक्त अरब अमीरात, सह मेज़बान देश सेनेगल और यूएई हैं। उद्देश्य क्या है? SDG 6 स्वच्छ जल स्वच्छता क्रियान्वयन में तेज़ी लाना है। वैश्विक जल
शासन ग्लोबल वाटर गवर्नेंस को मजबूत करना है और जल संबंधी मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में उच्च प्राथमिकता देना है। ठीक है, तभी इसकी बैठक हुई थी यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में। SDG 6 जो होता है स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2026 का मुख्य फोकस क्या है, नोट कर लेंगे। वाटर सिक्योरिटी, ठीक है, सैनिटेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एवं इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा जो इसकी थीम है, बहुत इम्पोर्टेंट थीम है। चलिए, अयोध्या में एक जनपद एक व्यंजन की पहल जो था शुरू हुई है अयोध्या से। अयोध्या अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। क्या भाई, एक व्यंजन एक जिला अर्थात एक जनपद एक व्यंजन अमित शाह ने शुरू किया है। अयोध्या में क्या मिलती है, गर्मा गर्म कचौरी, स्वादिष्ट आलू टिकिया, ठीक है, कुल्हड़ दही जलेबी देखेंगे, दही और जलेबी कुल्हड़ में। प्रसिद्ध अयोध्या का पेड़ा, ये अयोध्या में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह पारंपरिक व्यंजन अयोध्या की समृद्धि खान पीन संस्कृति की पहचान है। एक जनपद एक व्यंजन के अंतर्गत इन स्थानीय स्वादों को बढ़ावा देकर पर्यटन, रोजगार और स्थानीय उद्यमता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अयोध्या में कचौरी, टिकिया, ठीक है, कुल्हाड़ी, दही जलेबी और पेड़ा प्रसिद्ध है, नोट कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खाड़ी सहयोग परिषद, जिसे हम कह सकते हैं GCC, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इसकी स्थापना 25 मई 1981 में की गई। मुख्यालय इसका रियाद अर्थात सऊदी अरब में है। सदस्य देश की संख्या 6 है। खाड़ी सहयोग परिषद की सदस्य देशों की संख्या दिमाग में याद रखेंगे, सऊदी अरब, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान, ये 6 देश जो होता है याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है, खाड़ी देश के बीच जो होता है आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, गल्फ कॉरपोरेशन जो होता है इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, ये तो हमने बता दिया। सभी सदस्य पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व के खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है UPPCS, RO, SSC सारे एग्जाम के लिए। I2U2 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। I2U2 ग्रुप, इंडिया, I फॉर इंडिया, इजराइल, UAE और USA, नोट करेंगे। I2 मतलब दो I रहेंगे। ठीक है, 2 I का मतलब हो जाएगा इंडिया, इजराइल, और U2 2 U रहेंगे, UAE और USA, इसलिए इसका नाम रखा गया I2U2। इसका गठन 2021 में हुआ था। पहली शिखर सम्मेलन 2022 में वर्चुअल हुई थी। ठीक है, आर्थिक सहयोग और खाद्य सामग्री, ऊर्जा, जल परिवहन, अंतरिक्ष, नवाचार, प्रौद्योगिकी में साझेदारी बढ़ाने के लिए की गई है। उपनाम इसका है बेस्ट इंडिया क्वाड, मिडिल ईस्ट क्वाड और न्यू क्वाड, इसका जो होता है उपनाम है। ठीक है, इसका विशेष क्या है, ये कोई संगठन, सैन्य संगठन नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का मंच माना जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS और लोअर PCS में एग्जाम में आएगा। आगे देखेंगे, भारत ने वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्टाड शुरू किया है। अमिस्टाड स्पेनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्रता या दोस्त होता है। ये प्रश्न हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको जो था दोबारा हमने आगे चलें। भारत के नए रामसर स्थल बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 जून 2026 को आंकड़ा आया, कुल 100 राम स्थल शामिल हुए हैं भारत के, याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन की बात करें, इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 में हुई थी। रामसर कहाँ पर हुई थी, स्थान ईरान। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन का पक्षकार बना था। इसका सचिवालय याद करिए ग्लैंड होगा अर्थात स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के रामसर स्थल, कुल रामसर स्थलों की संख्या 100 है। 100वां राम स्थल, ये प्रश्न आएगा UPPCS, लोअर PCS सभी के एग्जाम में आएगा। 100% गारंटी, 100%। 100वां राम स्थल जो था जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य,
सुरहा ताल बलिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, शामिल किया गया। याद रखिएगा 100वां राम स्थल जो होता है कौन बना है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, सुरहा ताल इसका नाम है, ये बलिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। सर्वाधिक राम स्थल वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20 है, उत्तर प्रदेश में 12 है, मध्य प्रदेश में 7 है, पंजाब में 6 है, उड़ीसा में 6, बिहार में 6। ठीक है। भारत का प्रथम राम स्थल चिल्का झील उड़ीसा को शामिल किया गया था। चिल्का झील उड़ीसा को जो था शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, दोनों को 1981 में रामसर सूची में शामिल किया गया। भारत का पहला राम स्थल पूछेगा तो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981 में शामिल हुआ था। ठीक है। वर्तमान में परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य में भारत में रामस्थलों की संख्या कितनी है? 100 है। सबसे अधिक रामस्थल तमिलनाडु में है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का 12 है। 100वां रामस्थल सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बलिया उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा। ठीक है। रामस्थल आर्द्रभूमियाँ किस संरक्षण के लिए घोषित किए जाते हैं? प्रवासी पक्षियों, जैव विविधता, दुर्लभ वन्यजीव की आवास है। ठीक है। आर्द्रभूमि भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण और कार्बन भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। अब याद रखिएगा, ये याद रखिएगा थोड़ा से पॉइंट, वर्तमान में एग्जाम के दृष्टि से ये पॉइंट आप याद रखना होगा। ठीक है। यहाँ से प्रश्न जो होता है एक पूछाएगा, लोअर पीसीएस हो या पीसीएस हो, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। रामसर कन्वेंशन कब हुआ? 1971-91। भारत सदस्य बना 1 फरवरी 1982। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है। कुल रामस्थल संख्या कितने? 100। सबसे अधिक तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश 12वां। 100वां रामस्थल जो होता जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल बलिया उत्तर प्रदेश को जो होता शामिल किया गया। ठीक है। यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे। कुछ एमसीक्यू प्रश्न चलते हैं हम लोग। निर्वाचन आयोग से जो होता चर्चा में रहा है, यहाँ से एमसीक्यू प्रश्न कैसे बन सकते हैं लोअर पीसीएस में। थोड़ा सा निर्वाचन देखिए, याद रखिए लोअर पीसीएस में भारतीय संविधान से 10 प्रश्न हैं। याद रखिए। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स से 10 प्रश्न हैं। यूपी स्पेशल 20 प्रश्न हैं और कंप्यूटर जो होता है यहाँ पर रखे जाएंगे। टोटल जो होता 15 प्रश्न। तो कहने का मतलब 20, 10, 30, 10, 40 और 15 मिलकर हो जाएगा 55 प्रश्न। ठीक है। तो 55 प्रश्न केवल ये 3 टॉपिक से पूछे जाते हैं, और तो छोड़ दीजिए। रीजनिंग आप 5 कर ले जाएंगे, हिंदी 5 कर ले जाएंगे। ठीक है। गणित का 5 क्वेश्चन है, गणित में 3 तो हो ही जाएगा, लेकिन इन पर ज़्यादा फोकस रखेंगे पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स याद है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विकास 10 क्वेश्चन, ये 10-10 20 क्वेश्चन हो गया। पर्यावरण आपदा पढ़ लीजिएगा, डिजास्टर और इन्वायरमेंटल से 10 क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूपी स्पेशल, कुल मिलाकर जो होता है कहने का मतलब होता है कि आपका 65 क्वेश्चन केवल 3 टॉपिक से पूछा जाएगा। 65 याद रखिएगा, 65 क्वेश्चन जो होता है 4 टॉपिक तैयार करने पे आपका तैयार हो जाएगा। यूपी स्पेशल, कंप्यूटर्स, इन्वायरमेंटल एवं डिजास्टर्स, इकोनॉमिक्स एवं डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलें पहले प्रश्न में देख लेंगे, थोड़ा से चुनाव आयोग पर चर्चा करते हैं हम लोग। निर्वाचन आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर बार बार उंगलियां उठती हैं, तो इसका जो था एक प्रश्न देख लेते कौन चर्चा में रहा। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी का प्रावधान किया गया है? भाग 14, भाग 15, भाग 16, भाग 17। तो कितने में? भाग 15 में निर्वाचन आयोग। हमने पढ़ा दिया पॉलिटिक्स से। निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कब से कब हो, किस अनुच्छेद में है? 324 से लेकर के 329 तक जो था निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। भारत की निर्वाचन प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सूची प्रणाली तो नहीं जानती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली नहीं, एकल संक्रमणी मत प्रणाली है,
और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। लेकिन जो था किस नाम से जाने जाते थे, यहाँ पर आप लिखेंगे, नोट करेंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ऑप्शन सी। नोट करेंगे, जो भारत की निर्वाचन प्रणाली किस नाम से जानी जाती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। ठीक है, कुछ यूनिक्स नेम आएंगे आपके सामने। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, अभी हमने बता दिया, अभी तत्काल में 324 में। भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक और अस्थायी निकाय है, न्यायिक निकाय है और कार्यपालिका का विभाग है। ये आपको पता है कि कार्यपालिका का विभाग ने न तो ये न्याय करता है, क्या है, संवैधानिक और अस्थायी निकाय है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 25 जनवरी 1950। तो आपको पता है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी से एक दिन पहले अर्थात 25 जनवरी को। उसी दिन जो होता है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 किस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय तो आप जानते हैं कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। आगे देखेंगे, संविधान के किस उपबंध के अनुसार निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कौन सा जो होता आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग में जो था मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। 324 फर्स्ट, 324 क्लाउज 2, 325 या 326। याद रखिएगा, 324 कोष्टक में 2, क्लाउज 2 कह सकते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निर्वाचन आयुक्तों की कौन सी संख्या कौन निर्धारित करता है, कि निर्वाचन आयोग, तो देखेंगे संसद तो कर नहीं सकती, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, अभी तो बता दिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर नियुक्ति की बात करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कई बार पूछा गया निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होने पर चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति होने पर चुनाव का जो होता है अध्यक्ष कौन माना जाता है, राष्ट्रपति, विधि मंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो कौन बनता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नोट करें, हो गया। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। प्रादेशिक चाहे कोई भी निर्वाचन आयुक्त हो, वो सबका राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, 1989 तक निर्वाचन आयोग कैसा था, त्रिस्तरीय, द्विसदस्यीय, एक सदस्यीय या 5 सदस्यीय। नोट कर लेंगे, 1989 तक निर्वाचन आयोग कैसा था, एक सदस्यीय था। कौन था, एक सदस्यीय। निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय कब बनाया गया था, कब बनाया गया था, बहुसदस्यीय कब बना था निर्वाचन आयोग, 1 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, जो भी प्रश्न नहीं जानते हैं नोट करते रहेंगे, क्योंकि मैं सारे निर्वाचन आयोग से सारा प्रश्न ही निकाल दिया हूँ।
1 अक्टूबर 1993 को निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया गया था? संविधान संशोधन, अध्यादेश या न्यायालय के आदेश या जनमत संग्रह? तो आपको पता है अध्यादेश जारी किया गया था। ठीक है, अध्यादेश। 1993 में जो था नियुक्त 2 निर्वाचन आयुक्त कौन थे? टी.एस. शेषन या एस.एस. गिल? एस.एस. गिल थे लेकिन टी.एस. शेषन नहीं थे। एस.एस. गिल थे। जी कृष्णमूर्ति, ये सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलें। निर्वाचन आयोग के निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का निर्णय अंतिम होता है सर्वसम्मत से, बहुमत से या राष्ट्रपति की अनुमति से? किस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? अर्थात बहुमत से। ठीक है, बहुमत से। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तुरंत बताएगा, कुल कितने सदस्य शामिल हैं निर्वाचन आयोग में? अभी बताए थे, अर्थात 3 सदस्य। अभी ऊपर हमने बताया एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ऊपर बताया, तब आप आंसर बताया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्वाचन आयोग एक अस्थायी निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन संसद करती है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी, स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये तो हो गया आपका नेशनल न्यूज। अब देखेंगे आपके सिलेबस में लिखा है राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, समसामयिकी पूछा जाएगा। तो नेशनल में तो आप जान गए, अब थोड़ा से इंटरनेशनल एमसीक्यू देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 प्रश्नों को इंटरनेशनल एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ शामिल हुए थे? नेशनल इंटरनेशनल दोनों रहेगा। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या जयपुर? तो प्रधानमंत्री योगा कहाँ पर कर रहे थे? अर्थात कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में। नोट करेंगे। ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में। आगे चलें। भारत विल्सन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत विल्सन का जो होता है 2026 का आयोजन कहाँ पर किया था? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। आगे चलें। इसका मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय क्या था ये याद रखना, वन नेशन वन एक्सपो। ऑप्शन नंबर सी, वन नेशन वन एक्सपो। आगे देखेंगे। अहमदाबाद मेट्रो रेलवे परियोजना चरण 2 के कब मंजूरी दी गई है? अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को जो तक कब मंजूरी दी गई है? 5 मई 2026, 10 जून 2026, 21 जून 2026 या 31 मार्च 2026? बताइएगा। अर्थात 10 जून 2026। ऑप्शन बी। जून 2026 में कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, जून 2026 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? सिद्धारमैया, डी.के. शिव कुमार या बासो मुंबई या एच.डी. कुमारस्वामी? अभी आपको पता है नए मुख्यमंत्री बने हैं 5 जून को जो होता है। किनको बनाया गया? डी.के. शिव कुमार को। ठीक है, डी.के. शिव कुमार को।
नोट करेंगे DK शिव कुमार। आगे चलें। भारत का 100वां राम स्थल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अभी हमने बताया था 100वां स्थल अर्थात यूपी के, कहाँ बताया था? बलिया जिला, यूपी के बलिया में स्थित है अर्थात उत्तर प्रदेश। ठीक है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य का अन्य नाम का है सुरहा ताल। ऊपर हमने बताया है सुरहा ताल। ठीक है, कौन सा ताल? सुरहा ताल। RBSK 2.0 दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया है? RBSK नोट करेंगे 2.0 दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या आयुष मंत्रालय? कौन? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन बना? जहां पर पेपर, उस न्यायालय में पेपर का यूज नहीं होता है। गोवा, केरल, सिक्किम, गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा राज्य बना है? सिक्किम। पेपरलेस वाला राज्य कौन बना? सिक्किम। मई 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री किसने शपथ ली? मई 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री किसने शपथ ली है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो सी जोसेफ विजय। आपको पता है चर्चा में इनका नाम भूल नहीं सकते आप। ठीक है, जोसेफ विजय। ठीक है, आगे चलें। सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश की स्वीकृति दी गई है? जो होता सर्वोच्च न्यायालय में जो होता है, नोट कर लेंगे कितने अतिरिक्त न्यायाधीश की स्वीकृति दी गई है? 4। तो पहले 34 थे मुख्य न्यायाधीश के लेकर, 4 हो गए, टोटल कितने हो गए? 38। वर्तमान में कितने? 38 नोट करेंगे न्यायाधीशों की संख्या। कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी है? कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी है? 4,659.22 करोड़, 5,659.22 करोड़, ऑप्शन बी। ठीक है। 31 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य की यात्रा की थी? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। 31 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की यात्रा की थी? अर्थात गुजरात की। ठीक है, आगे चलें। गुजरात यात्रा के दौरान किस मंत्रालय का उद्घाटन किया गया? गुजरात यात्रा के दौरान किस मंत्रालय का जो था संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? सॉरी, राष्ट्रीय संग्रहालय, सरदार पटेल संग्रहालय, सम्राट संपत्ति संग्रहालय या जनजाति संग्रहालय? तो कौन से? सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, ऑप्शन सी। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित थी? ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? भोपाल, इंदौर, जयपुर या नागपुर? तो कहाँ पर हुई थी? इंदौर में। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 100% आएगा। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह कहाँ पर? इंदौर में। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होगा। सही है पहला। सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य क्या है? सार्थक पीडीएस योजना, पीडीएस को बेहतर बनाना मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाना। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है
सार्थक पीडीएस योजना पर अगले 5 वर्षों में कितने रुपए व्यय किया जाएगा, कितना रुपया जो होता है व्यय करने की बात कही गई है। ठीक है, तो बता दें 25,530 करोड़। नोट कर लेंगे। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलेगी? दिल्ली से मेरठ, जिंद सोनीपत, लखनऊ कानपुर, भोपाल इटारसी। स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर जो होता है चलने की संभावना है? जिंद और सोनीपत। ऑप्शन बी, जिंद और सोनीपत। यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना? यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला असम जो होता है देश का कौन सा राज्य बना? तो ये जो होता है तीसरा राज्य। पहला तो उत्तराखंड है, ये तीसरा राज्य। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए आभा खाते में बनाए गए? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ जो होता आभा खाते बनाए गए हैं? 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ या 100 करोड़? नोट करेंगे। 90 करोड़। आगे चलें। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या पुणे में? तो कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। उत्तर प्रदेश कृषि सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? उत्तर प्रदेश जो था उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, देहरादून। तो अगर उत्तर क्षेत्र की बात करता है तो सीधे आप कहाँ पर? लखनऊ में होगा। ठीक है, लखनऊ। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्प नंबर बताइए क्या है? राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800, 1855, 1950, 112। 112 तो है नहीं, 1800 जो था गवर्नमेंट नंबर अप्लाई होता है, इस पर तो होगा नहीं, इसी दोनों में से होगा, अर्थात 1855। ठीक है, नंबर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की जो था पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण की इकाई कहाँ की गई थी? भारत की पहली अल्काइन बैटरी निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई थी? पुणे में, जम्मू में, अहमदाबाद में या नोएडा में? तो बता दें आपको जम्मू में। ठीक है, ये करंट अफेयर थे। लगभग 100 प्रश्न के आपके करंट अफेयर थे। लगभग 100 प्रश्न आपके टोटल यहाँ से तैयार हो गए। ठीक है, तो वीडियो को जो होता है आप डेली बने रहिए। आपको एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, सारे क्वेश्चन आपको देंगे पीसीएस और आरओ समीक्षा के लिए। बस ये 2 पेपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है पीसीएस के लिए। करंट अफेयर जो होता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग जो होता है आपको फिर आज पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे। एमसीक्यू में पॉलिटिक्स और उसका शॉर्ट नोट्स साथ में पढ़ाएंगे आपको। तो वीडियो को जो होता है शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर करिए आप, और कमेंट में बताइए क्या क्या मैटर चाहिए। ठीक है, कितना मैटर चाहिए, इस पर आपसे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।